हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक बात की है कि पूरा जो कंप्लीट ओवरऑल होने वाला है ई कॉमर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस का। तो जो ई कॉमर्स टेक जाइंट्स वो इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि ये जो ओवरऑल होगा इससे इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ वर्किंग बढ़ जाएगा। और यहाँ पर इसमें क्या और चेंजेस आएंगे, क्यों ये लोग कंसर्न है, और क्या इसमें जो चेंजेस होंगे उससे जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनको क्या बेनिफिट्स होगी और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो आइए इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात हुई है इंडियन ई कॉमर्स में, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होंगे उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत इन लोगों को इस चीज़ की हो रही है कि इससे इनका कॉस्ट ऑफ वर्किंग जो है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ये बढ़ जाएगा। और ये कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। और जितने भी जो टेक जाइंट्स हैं वो बेसिकली काम इसीलिए करते हैं कि वो प्रॉफिट मोटिव पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करने वाली है उसके कारण उसको कंप्लायंस में लाने के लिए इन्हें पूरा अपना बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। और जैसे ही बिजनेस स्ट्रक्चर चेंज होगा तो देखिए कंप्लीट ओवरऑल होने के लिए एक सिस्टम बदलने के लिए उसमें बहुत सारा खर्च भी आता है, प्लस उस चीज़ को समझने में और उसे प्रॉपर फ्लो वर्क फ्लो में लाने में इन सब चीज़ों में भी टाइम लगता है, खर्च आता है। और उसके कारण इनकी जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, वो बढ़ जाएगी। तो इससे बहुत सारे जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं वो खफा भी हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फॉरेन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जैसे कि अमेजोन हो गया और फ्लिपकार्ट उस पे लगेगा, बल्कि ये जो इंडियन ई कॉमर्स कंपनीज हैं, चाहे स्नैपडील हो गया, चाहे बिग बास्केट हो गया, सारे पे लगेगा। और इसी के कारण यहाँ पर देखेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस जो ओवरऑल कर रही है, ये प्रोसेस बहुत दिनों से चला रहा है। देखिए इंटरनेट जो है वो अभी तक नेसेंट चीज़ है एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि इसका बोलबाला जो ई कॉमर्स का या सोशल मीडिया हैंडल्स का, इन सब चीज़ों का बोलबाला चालू हुआ है 2008-9 से। और वहाँ से तब से जैसे जैसे गवर्नमेंट इन चीज़ों को समझ पा रही है कि इसमें क्या चेंजेस चाहिए, कैसे इंडियन सिक्योरिटी को इससे हार्म हो सकता है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को हार्म हो सकता है, कैसे कंज्यूमर्स को इनसे बचाना है, कैसे कंज्यूमर को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचे, तो इन सब चीज़ों को जैसे जैसे टाइम टू टाइम समझती है वैसे वैसे इन सब चीज़ों में बदलाव लाती है। और यही चीज़ इंडियन गवर्नमेंट फिर से कर रही है। तो अभी हमने देखा था कि सोशल मीडिया चैनल्स को, जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको इन्होंने कहा था कि आप लोग जो टेक जाइंट्स हैं ये सारे रूल्स हैं इसको आपको कंप्लायंस में लाना पड़ेगा। उसमें इन लोगों ने कहा था कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेशल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। प्लस क्या है कि आपको जो भी सिक्योरिटी थ्रेट को या लॉ एंड ऑर्डर वियोलेंस करता है या कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करता है, ऐसे जो भी मैसेजेस हैं, तो इसका ओरिजिन बताना पड़ेगा, ओरिजिनेटर को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन ट्विटर जाकर भिड़ गया गवर्नमेंट से और उसका भुगतान उसे करना पड़ा। जो स्पेशल उसके पास एक सिक्योरिटी थी वो उसकी उन्होंने जो स्पेशल स्टेटस थी खत्म कर दी, जिसके कारण कि अब वो बहुत ही प्रॉब्लम में आ गया है। और यहाँ पर इस चीज को कहते हुए रविशंकर प्रसाद जो हैं आईटी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उन्होंने सीधा कहा कि आपको अगर यहाँ काम करना है तो लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करना पड़ेगा। आप एक प्राइवेट कंपनी हो, आप कोई कंट्री नहीं हो, कोई डेमोक्रेसी नहीं हो, कोई गवर्नमेंट नहीं हो। तो इस चीज़ को अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो आपको यहाँ काम नहीं करने दिया जाएगा। तो इस तरीके से अभी जो गवर्नमेंट है इन सब चीज़ों को हैंडल कर रही है। लेकिन ये जो यूएस टेक जायंट्स हैं इनको लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है तो हम लोग मैनिपुलेट कर लेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि यूएस की बैकिंग है इनके पास, तो भी ये सोचते हैं कि मैनिपुलेट कर लेंगे। और इसके कारण ये लोग अपने जो कंपनी के नॉर्म्स हैं वो ईयू के रेगुलेशंस के हिसाब से, यूएस के रेगुलेशंस के हिसाब से और डेवलप्ड कंट्री के रेगुलेशंस के हिसाब से तो बनाते हैं। लेकिन जहाँ पर भी बात आती है कि हमें अब इधर साउथ ईस्ट एशिया में काम करना है या इंडिया में, या फिर आप इधर देखिएगा कि लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट के साथ जो कॉपरेशन होता है वो करते नहीं है।
और यही चीज देखने को मिली नाइजीरिया में भी, अभी ट्विटर को पूरा ऑल टुगेदर बैन ही कर दिया उन लोगों ने। तो इन सब चीजों से अब इन्हें ये चीज समझना पड़ेगा कि जो लॉ ऑफ लैंड है, जो गवर्नमेंट है, उसकी बातें इन्हें मानना बहुत जरूरी है, तभी ये वर्क कर पाएंगे। ये अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट नहीं कर सकते। ये लोग कहते हैं कि प्राइवेसी का इशू हो जाएगा। प्राइवेसी का क्या इशू होगा? आप जो यहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, जो आपका मेन रेवेन्यू मॉडल है, वो आपको डेटा के थ्रू ही जनरेट होता है। आप लोगों के डेटा, उनका एज, जेंडर, लोकेशन, प्रेफरेंसेस, सब कुछ का डेटा कलेक्ट करते हैं, पूरी उनकी मैपिंग करते हैं, और वो आप दूसरी कंपनीज को बेचते हैं, और वहां से आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और आप प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो प्राइवेसी तब ब्रीच होगी जब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट सारे लोगों का डेटा मांग रही है कि कौन सा मैसेज कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। यहाँ पर कंप्लीट सर्विलांस तो चल नहीं रहा है, लेकिन आप तो एक तरह से कंप्लीट सर्विलांस करते हो। हर एक आदमी के हर एक प्रेफरेंसेस, हर एक मूवमेंट, सब कुछ की जानकारी आप रखते हो और उसे सेल करते हो। तो प्राइवेसी की सबसे ज्यादा ब्रीच तो ये कंपनीज कर रही हैं, और ऊपर से कहती हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करेगी। तो ये उनका एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। और यही चीज यहाँ पर अब जब ये रिटेल कंपनीज के साथ हुई है, तो इन लोगों ने सोचा भी सीधा कि लड़ने भिड़ने से कोई फायदा होगा नहीं। और यहाँ पर देखिए कि 6 जुलाई तक के लिए, अभी ये बिल पास हुआ है नहीं, 6 जुलाई 2021 तक इनसे इस चीज पे रिप्लाई मांगा गया है। प्लस ये पब्लिक डोमेन में भी है पूरा ड्राफ्ट बिल। कोई भी कंज्यूमर, कोई भी भारतीय आम नागरिक इस चीज पे अपना वक्तव्य दे सकता है, कमेंट दे सकता है, सजेशन दे सकता है। और उसके बाद जो भी सजेशंस आएंगे वो 6 जुलाई को रिव्यू किए जाएंगे कि उसका क्या सिस्टम है, कैसे है, और तब जाकर इस पे आगे पार्लियामेंट से ये बिल पास होगा। तो ई रिटेल कंपनीज को सीधा समझ में आ रहा है कि हम लोग इंडिया, जो कि एक बिगेस्ट मार्केट है वर्ल्ड का, ओपन मार्केट अगर जो रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलता है वो देखा जाए तो, वैसे तो बिगेस्ट मार्केट चाइना है। और इवन अगर हम लोग देखें, अमेजोन से भी बड़ा अलीबाबा है, जबकि उसका ऑपरेशन मैक्सिमम रेगुलेटेड है चाइना में ही। फिर भी यहाँ पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट इंडियन मार्केट को कभी नहीं छोड़ना पाए, चाहेगा कभी नहीं गवर्नमेंट के साथ भिड़ना चाहेगा, क्योंकि उनकी ग्रोथ अभी उन्हें दिख रही है। जो फोरकास्ट है वो है कि इंडियन मार्केट, जो ई रिटेल मार्केट है, $200 बिलियन का हो जाएगा 2026 तक। तो इस चीज को कोई भी लूज करना नहीं चाहेगा। कोई भी समझदार बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि मैं इतना अहम, इतना मेजर मार्केट लूज कर जाऊं। तो यहाँ पर बात ये है। अब देखिए कि कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा क्या है। तो कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सबसे पहले कही कि जो आप लोग फ्लैश सेल करते हो, इस पे आपको लिमिट लगाना पड़ेगा। फ्लैश सेल से सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है जो ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल पे ऑफलाइन मार्केटिंग के लोग काम करते हैं, जो छोटे रिटेलर्स हैं। तो उनके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि ये देखिए फ्लैश सेल मैक्सिमम कब आएगा, बिग बिलियन डे हो या ग्रेट इंडिया सेल हो, जो भी हो, वो जब भी आएगा फेस्टिव सीजन में आएगा। और फेस्टिव सीजन ही मेजर कमाने का समय होता है ऑफलाइन मार्केट्स के लिए भी। और यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट्स जो है, ऑफलाइन सेलर्स जो हैं, वो फ्लैश सेल में ऑनलाइन रिटेलर से compete ही नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर बहुत ही डीप डिस्काउंट रहता है, और इसके कारण वो लोग उतना डिस्काउंट दे नहीं सकते। फ्लैश सेल में आप देखेंगे 50% तक डिस्काउंट चल रहा है, 60% तक डिस्काउंट चल रहा है, और उस चीज को ऑफलाइन वाले नहीं मैनेज कर सकते हैं। तो इसके कारण इन्हें बहुत नुकसान हो जाता है। और बाकी के आम दिनों में तो वैसे भी इनका जो बिजनेस है उतना चलता नहीं है। तो इस चीज को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कहा कि लिमिट करना पड़ेगा। सेकंड जो है कि इन्हें एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि ये ओवरसाइट रखेगा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। उस चीज के लिए इन्हें एक इंडियन कंप्लायंस ऑफिसर इंडिया में ही बेस्ड रखना पड़ेगा। थर्ड थिंग क्या है, फॉल बैक लाइबिलिटी। फॉल बैक लाइबिलिटी से इन कंपनीज को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, और वो क्यों हो रही है मैं बताता हूँ। फॉल बैक लाइबिलिटी ये चीज होती है कि जब भी यहाँ पे देखिए, एक हो गया सेलर प्लेटफॉर्म, जो भी टेक जाइंट है, अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, एक हो गया सेलर, और एक हो गया कंज्यूमर।
अब कंज्यूमर और सेलर डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और यहाँ पे ये जो सारा इंटरेक्शन होता है कंज्यूमर और सेलर के बीच में, ये होता है टेक जाइंट जो भी है प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, इनके थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो रिटेल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट, तो अगर कंज्यूमर को कोई भी इशू क्रिएट होता है सेलर के थ्रू, या तो उसका प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो या डिलीवरी नहीं हो या कुछ भी इशू हो, तो यहाँ पे कंज्यूमर को कोई जरूरत नहीं है कि वो सेलर को ढूंढे, क्या करे नहीं करे कहाँ करे, और इसका इमीडिएट रिजोल्यूशन का एक जो लाइबिलिटी है वो रहेगा प्लेटफॉर्म के जो इंटरमीडियरीज हैं उन पे। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, जो टेक जाइंट है, इसे ये चीज देखनी पड़ेगी कि कंज्यूमर के सारे जो भी पेमेंट है या जो भी प्रोडक्ट का इशू आ रहा है वो सारा कुछ यहाँ पे कंज्यूमर को फुलफिल करके देगा जो प्लेटफॉर्म है, सेलिंग प्लेटफॉर्म है वो। तो ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की जो है लाइबिलिटी बन जाएगी, और इस चीज से इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में बहुत सारे ऐसे पेज रखते थे कि सेलर एंड कंज्यूमर्स आर फ्री टू निगोशिएट, ये वो जो भी है कि लाइबिलिटी उनकी है, वारंटी उनकी है, ये है। लेकिन यहाँ पे अब इस रूल के बाद, फॉलबैक रूल, लाइबिलिटी रूल के बाद, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी आ जाएगी, और इनसे इन्हें बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि गलती कुछ भी अगर सेलर करता है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन्हें, उनके उसके रिपेमेंट्स करने पड़ेंगे इन्हें, जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है उन्हें। तो इस चीज से इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। उसके बाद क्या है यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने ये चीज मैंडेटरी कर दिया कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका जो भी मार्केट प्लेस पे लिस्टेड है, अगर वो फॉरेन गुड्स है, तो उसका एक अल्टरनेटिव गुड्स जो कि डोमेस्टिक गुड्स होगा, डोमेस्टिकली ओरिजिनेटेड यानी कि मेड इन इंडिया गुड्स, उसका अल्टरनेटिव आपको उसके साथ सजेस्ट करना होगा, सजेशंस में देना होगा, ताकि जो भी कंज्यूमर है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी रहे कि वो अगर मेड इन इंडिया गुड्स को, डोमेस्टिक गुड्स को फेवर करना चाहता है तो उसे खरीद सके। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फॉरेन गुड्स ही वहां पर सजेस्ट करने हैं और फॉरेन गुड्स को ही प्रमोट करना है, लेकिन हाँ उसे प्रमोट कीजिए ना कीजिए, इंडियन गुड्स, डोमेस्टिक गुड्स को प्रमोट करना यहाँ पे मैंडेटरी हो गया। इस चीज से भी इन्हें बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि फॉरेन गुड्स जो भी होते हैं मैक्सिमम ओरिजिनेट होते हैं चाइना से, और उनकी प्राइसेस जो रहती हैं बहुत कम रहती हैं, तो उसे बेचकर इन्हें अच्छा खासा फायदा मिल जाता है, क्योंकि उस पर वो डीप डिस्काउंट भी लेते हैं। जब होलसेल में परचेज करते हैं तो इनके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम इस पे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट दे लें, तो इस चीज से भी इन्हें दिक्कत हो रही है। उसके बाद यहाँ पे इशू आ रहा है कि यहाँ पे जो भी रिलेटेड इंटरप्राइजेज हैं जो उस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के हैं, शॉपिंग वेबसाइट के, वो लोग जो है अपने को ऐसे, अपने जो रिलेटेड इंटरप्राइजेज हैं उसको एज अ सेलर शॉपिंग वेबसाइट पे लिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है इनके साथ, क्योंकि देखिएगा कि जो मैक्सिमम मार्केट शेयर किसी भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे है, या अमेजोन पे देखिएगा तो अमेजोन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड प्लस क्लाउडटेल, दोनों अमेजोन के ही आम हैं, उन दोनों का सबसे ज्यादा वहां पर मार्केट शेयर मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट का है तो फ्लिपकार्ट का WS रिटेल है, उसकी सब्सिडियरी है, उसका मैक्सिमम मार्केट शेयर मिलेगा। तो इस चीज पे ये कह दिया गया है कि सीधा आप थर्ड पार्टी हैं जो कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं, तो आप थर्ड पार्टी ही रहेंगे, आपको वहां पर अपने कंपनीज को एज अ सेलर रजिस्टर करने की ऑथोरिटी नहीं है। इस चीज से भी इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि हेवीली इन्वेस्टेड है अमेजोन रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड में या क्लाउडटेल में, WS रिटेल में फ्लिपकार्ट के बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं। तो अगर ये अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं रजिस्टर कर पाएंगे तो फिर ये जाएंगे कहाँ? बेसिकली इसी अपॉर्चुनिटी के लिए इन्होंने ये कंपनीज, रिटेल कंपनीज बनाई थी कि हम अपने ही मार्केट प्लेस पे खुद से ही जो गुड्स हैं वो सेल करेंगे और वहां से हम पैसे कमाएंगे। तो इस चीज के लिए इनके पास फिर से दिक्कत हो जा रही है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि नो एफिलिएटेड एंटिटी शुड सेल द गुड्स टू एन ऑनलाइन सेलर ऑपरेटिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे जो एफिलिएटेड एंटिटीज हैं उसको भी ये अपने गुड्स नहीं सेल कर सकते। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो
सेलर्स हैं जो कि होलसेल में मार्केट से जो गुड्स उसको नहीं परचेज करते हैं, बल्कि ये लोग WS रिटेल या क्लाउडटेल से इन्हीं से ही वो गुड्स थोड़े से डिस्काउंट पे परचेज करके और उसके बाद उसे इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर बेच देते हैं। तो इससे क्या हो गया कि एक एफिलिएटेड एंटिटी यहाँ पर इंटरनल मार्केटिंग कर रहा है एक तरह से, तो इस पे भी रोक लगा दी है इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि शुड नॉट यूज देयर होलसेल यूनिट्स टू इनडायरेक्टली लिस्ट देयर प्रोडक्ट्स ऑन देयर वेबसाइट्स थ्रू सेलेक्टेड सेलर्स। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी कि एफिलिएटेड एंटिटी वाला ही सिस्टम हो गया। यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं कि सेलेक्टेड सेलर्स को ये लोग मतलब एज अ वर्चुअल सेलर यूज करते हैं, अपनी गुड्स उनके वेयर हाउस में पहुंचा दिया और वहां से उनके थ्रू इसको मार्केट पे लिस्ट करवा दिया और वहां से इन्होंने सेल कर दिया। तो इस चीज पे भी यहाँ पे इन्होंने इशू क्रिएट किया है कि ये चीज भी आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए क्यों हैं? ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने का एक मेन मुद्दा ये है कि रिटेल मार्केट में, मल्टी ब्रांड रिटेल में अभी भी FDI की लिमिटेशंस है और यहाँ पर वो लोग 100% अपना रिटेल मार्केट नहीं चला सकते हैं थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बट जो फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, ये सब क्या कर रहे हैं कि अपने को लोकली एक ऐसा सेलर को होलसेल मार्केट के थ्रू रजिस्टर करवा रहे हैं, या फिर ये लोग सेलेक्टेड सेलर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या फिर जो नॉन एफिलिएटेड एंटिटीज हैं उनके थ्रू ये लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। और इसी चीज को रोकने के लिए जो बाईपास कर रहे हैं ये लोग अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिस्ट्रिक्शंस को, इस चीज के लिए यहाँ पर ये लॉ लाया गया है। प्लस यहाँ पर देखिए कि जो फॉरेन ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं वो लोग जो है डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते हैं कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पे यही इशू इनके साथ हो रहा है कि जैसे जो WS रिटेल हो गया या फिर क्लाउडटेल हो गया, ये सारे जो हैं इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया एक सेपरेट एंटिटी। जैसे मार्केट प्लेस तो इनका फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजोन, वो सेपरेट एंटिटी एज अ रजिस्टर करवा लिया है, प्लस अपनी ही सब्सिडियरी को एज अ होलसेलर या सेलर रजिस्टर करवा लिया है और वहां पर ये लोग डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी इशू आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इस चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। यहाँ पे भी ये FDI वाला इशू है। तो यहाँ पे इन्हें साफ कहा गया है कि जस्ट आप एक ई मार्केट प्लेस सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे ही काम करेंगे जो सेलर्स हैं उनके लिए, और उसके अलावा आप और दूसरी चीजों के तरह काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्हें सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे ही काम करना होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या इशू हो रही है और क्या इशूज आ रहे हैं, कंज्यूमर को इनसे कैसे फायदा है, गवर्नमेंट क्यों इन्हें रिस्ट्रिक्ट करना चाह रही है और ये कैसे गवर्नमेंट लॉज को बाईपास कर रहे हैं। और इसमें अब देखते हैं 6 जुलाई के बाद क्या डेवलपमेंट आता है। बाकी चीज़ों के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, इन्हें भी आप ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियोज़ डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।